गुड इवनिंग क्लास। आज हिंदू लॉ में अपना तीसरा थर्ड लॉ माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 शुरू करेंगे ना, है ना। शुरू करें क्या फिर? करें शुरू। चलो स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो, ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है, कुल 13 सेक्शन है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट टाइप के, मतलब कि यहीं से उठाएगा, कोई कॉन्सेप्ट या कहीं और से कुछ केस लो वेस लो भी नहीं पूछता इस पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना। एक चीज जो इस एक्ट में डिफरेंट है, देखो आप अब तक कहीं भी अगर हिंदू की एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे थे कि एक्ट किस पर एप्लीकेबल है, तो आप पढ़ रहे थे सेक्शन 2 में, है ना। आपने हिंदू मैरिज एक्ट में, सक्सेशन एक्ट में, सब में सेक्शन 2 में पढ़ा। इवन जो आगे आप पढ़ोगे अभी, है ना, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस पढ़ोगे, उसमें भी सेक्शन 2 में पढ़ोगे कि हिंदू कौन है ना, किस पे एक्ट एप्लीकेबल है। तो एक यूनिफॉर्मली आप याद रखते हो, चलो हर किसी के सेक्शन 2 में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके सेक्शन 3 में। चीज वही है, एक ये एक्ट ऐसा है जिसमें कि हिंदू को सेक्शन 3 में डिफाइन किया। ठीक है, और क्योंकि हम सारी डेफिनेशन कहाँ पढ़ रहे थे, बाकी के एक्ट में सेक्शन 3 में पढ़ रहे थे, तो इसमें वो डेफिनेशन एक सेक्शन में चलेगी, सेक्शन 4 में चलेगी, है ना। ये एक चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। अगर बाई चांस पूछ दे कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में हिंदू ये कहाँ एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो आप सेक्शन 2 का सब में है, मार दो गलती से, अगर हो जाता है ऐसा तो वो गलती मत। ठीक है, एक चीज ये पकड़ लो। अब सेक्शन 4 में डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट ऐसी खास है नहीं है, मगर देख लो आप क्या कह रहा है। माइनर मीन्स, माइनर कौन है, 18 साल से जो। ठीक है, ये तो सबको पता है, कोई इशू कुछ नहीं है। गार्जियन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनॉरिटी एंड गार्जियन ही एक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ये पर्सन जिसकी कह रहा है ना, पर्सन, पर्सन का मतलब हो गया बॉडी, है ना। पर्सन मतलब बॉडी। तो ये जब पर्सन कह रहा है तो उसके पर्सन का गार्जियन है, मतलब उसकी बॉडी का गार्जियन। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है ना। मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर, तो माइनर की बॉडी ऑफ द माइनर, है ना, बॉडी ऑफ द माइनर एंड ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। एंड इंक्लूड, इंपॉर्टेंट क्या, इंक्लूड क्या कह रहा है, पहला कह रहा है नेचुरल गार्जियन है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कौन होता है नेचुरल गार्जियन, कौन होता है अलग अलग, है ना। दूसरा कह रहा है गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर, मतलब वो टेस्टामेंट्री गार्जियन, जब सेक्शन 9 में पढ़ेंगे, है ना, टेस्टामेंट्री गार्जियन। तीसरा कह रहा है गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, तो मान लो कोर्ट के द्वारा कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया, है ना, ये भी है। और चौथा कौन सा, पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी एनैक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारे लिए पढ़ने, हमें जो यहाँ पढ़ा रहा है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन, नेचुरल गार्जियन ही पढ़ा रहा है। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक होता है डी फैक्टो गार्जियन,
डी फैक्टो गार्जियन होता है और उसको लॉ गार्जियन नहीं मानता। इंपॉर्टेंट ये है कि डी फैक्टो गार्जियन को गार्जियन नहीं मानता। डी फैक्टो गार्जियन किस टाइप के होते हैं आपको बताता हूँ। डी फैक्टो गार्जियन ऐसे होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है ना, तो किसी के माँ बाप की डेथ हो जाती है तो उसके चाचा ने रख लिया, उसकी मौसी ने रख लिया, उसके मामा ने रख लिया, ऐसा होता है ना, वो डी फैक्टो गार्जियन, तो जो उसका केयर करने लगते हैं ऐसे ही, तो उनको डी फैक्टो को क्या करता है ना, इन्हें ये गार्जियन नहीं मानता है माइनॉरिटी ऑफ गार्जियनशिप में। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना, इनको इसलिए राइट वाइट भी नहीं देता है, चलो हो सकता है उसका मिस यूज कर ले इसलिए। तो ये एक चीज यहां से पकड़ लो, है ना। ये डेफिनेशन में कोई इतना है नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा पता हो तो। सेक्शन 5 नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आपका आता है सेक्शन 6 से लेके और पूरा 13 तक। सेक्शन 6 से लेके 13 तक सारे जहां से क्वेश्चन ये बनाता है। पहला कह रहा है कि हिंदू माइनर का अगर कोई माइनर है उसका नेचुरल गार्जियन कौन है ना। तो नॉर्मली आप देखोगे नेचुरल गार्जियन माँ बाप, है ना। चलो पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट ये किस सेक्शन में, याद रखना सेक्शन 6 ऐसे पूछता है। यहां से क्या है ना, वो छोटे छोटे सेक्शन उठा के पूछ लेगा, टेस्टामेंटी गार्जियन किस सेक्शन में, ठीक है, नेचुरल गार्जियन की पावर किस सेक्शन में, ऐसे पूछ देता है। सेक्शन पर थोड़ी कमांड ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो यहां से शुरू होता है नेचुरल से। द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। ब्रैकेट वाले को छोड़ो अभी, आर मतलब बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों का गार्जियन कौन होगा। इन केस ऑफ अ बॉय और अनमैरिड गर्ल द फादर। तो अगर कोई बॉय है और अनमैरिड गर्ल है, पहले कौन है, फादर। नेचुरल गार्जियन कौन है, फादर। एंड आफ्टर हिम, अगर फादर नहीं है ना, फादर नहीं है, अगर एब्सेंट है, फादर अगर एब्सेंट है, द मदर। तो फादर नहीं है तब मदर है, ठीक है। वैसे नेचुरल गार्जियन कौन है, फादर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 years एंड ऑर्डिनरी बी विद द मदर। तो ये एक पीटीआर क्वेश्चन आपका बन गया कि 5 साल तक बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, मां के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 6 में। नेचुरल गार्जियन कौन है जी, पहले फादर उसके बाद मदर, और 5 साल तक बच्चे की नॉर्मल कस्टडी किसके पास रहेगी, मदर के साथ। अब ये फादर के बाद मदर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एब्सेंसी सिर्फ मान लो डेथ हो गई है, ये भी हो सकता है ना, मगर सिर्फ डेथ ही नहीं होती है, और भी 2-3 वजह होती है, उसमें भी उसे मान लिया जाएगा तो वो एब्सेंट है, ठीक है। नेचुरल गार्जियन कौन है, नॉर्मली कोई माइनर है, बॉय और मैरिड गर्ल, फादर देन। कह रहा इन द केस ऑफ एन इलेजिटिमेट बॉय और एन इलेजिटिमेट गर्ल द मदर एंड आफ्टर हर फादर। तो यहां उल्टा हो गया, अगर इलेजिटिमेट है, अगर इलेजिटिमेट है तो फिर पहले मदर आ जाएगी और उसके बाद फादर आ जाएगा, है ना। और फादर भी कौन सा, ये भी फादर बोले को स्टेप फादर नहीं, बायोलॉजिकल फादर जो होता है ना, जो कौन होता है, बायोलॉजिकल फादर जो होता है, ठीक है। तो इलेजिटिमेट है, हमें कॉमन सेंस भी कह रहा है, ठीक है, पहले मदर होगी देन फादर होगा। सी कह रहा है इन केस ऑफ मैरिड गर्ल, मैरिड गर्ल है, शादी हो गई तो कौन है, हस्बैंड, है ना। शादी हो गई है तो उसका गार्जियन कौन है, हस्बैंड गार्जियन, ठीक है। तो ये चीज 3 चीज आपने पकड़ ली, आसान है। कहाँ है, सेक्शन 6 में, ठीक है। इसके बाद जैसा प्रोवाइडेड, ये जो प्रोवाइडेड है ये बताएगा उसे एब्सेंस का मतलब क्या होता है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। नेचुरल गार्जियन कौन नहीं हो सकता है, क्या क्या इसमें कुछ नहीं है। इफ ही सीज्ड टू बी हिंदू, अगर वो हिंदू नहीं रहता, तो मान लो अगर पहले फादर था, फादर अगर हिंदू नहीं रहता तो वो भी ये माना जाएगा ना आफ्टर हिम, तो वो आफ्टर हिम वाले क्लॉज में उस इसमें फॉल कर जाएगा। आफ्टर हिम, भाई अगर हिंदू नहीं रहा है तो आफ्टर हिम मदर, मदर हो जाएगी उसकी नेचुरल गार्जियन। तो मैं कहता सिर्फ डेथ एक वजह नहीं है। दूसरा, इफ ही हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बिकमिंग अ हर्मिट और एस्थेटिक, तो मतलब वो सन्यासी वगैरह बन गया, वानप्रस्थ में चला गया है, ठीक है, सब छोड़ छाड़ के।
अच्छा, सेक्शन 6C में अगर हस्बैंड ने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो वाइफ का गार्जियन कौन है? मतलब उसकी शादी हो चुकी है तो फादर, नहीं 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 नहीं, अब इसमें ना एक्चुअल फादर ही रहेगा, ठीक है। तो अब जब उसका वो था ना, जो हस्बैंड था वो चला गया, अब मान लो सपोज करो, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, उसका फादर भी नहीं रहेगा, अब इसका गार्जियन कोई वाइफ का रहेगा नहीं, मैं आपको बताऊं, वाइफ का गार्जियन नहीं रहेगा, ठीक है। सपोज करो एक ए है, उसका फादर है, मदर है, ठीक है। मदर की डेथ पहले ही हो गई थी, फादर मान लीजिए अब चला जाए, मान लीजिए वो बन गया सन्यासी, तो क्या करोगे? तो उसका कौन गार्जियन रहेगा? तो उसका कोई गार्जियन नहीं रहेगा ना, इसमें क्या हो गया? गार्जियन के बिना भी तो कोई हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि रिवर्ट करके इसका बाप दोबारा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस लड़की का जिसका हस्बैंड, मतलब मान लीजिए कि गार्जियनशिप, जिसने अपना क्या बोलते हैं, उसने रिलीजन छोड़ दिया है, हिंदू धर्म में नहीं था वो, या हस्बैंड की बात हो रही, मैं समझ रहा हूँ आपके हस्बैंड की बात हो रही, तो एक बार गार्जियनशिप हस्बैंड के पास आ गई ना, अब मान लीजिए वो चला गया तो वो गार्जियन नहीं रहा ना, तो वो गार्जियन नहीं रहा, उसका नेचुरल गार्जियन वाइफ का नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि कोई न कोई गार्जियन होगा ही होगा, आप बात को समझो, ऐसा कहीं तो लॉ में लिखा नहीं है कि कोई गार्जियन लेस नहीं हो सकता। अगर हस्बैंड नहीं होगा तो ससुर हो जाएगा, ससुर नहीं होगा तो पापा हो जाएंगे, पापा नहीं होगा तो मम्मी हो जाएगी, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है किसी का गार्जियन ना हो, समझे आप? ऐसा तो कहीं इस पूरे एक्ट में, कहीं लॉ में नहीं लिखा कि गार्जियन तो होना ही होना है। जैसे मान लो आप समझो, ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी कभी ओनरलेस नहीं है ना, आपने सुना होगा ये कॉन्सेप्ट कि कोई प्रॉपर्टी जो होती है वो कभी ओनरलेस नहीं होती। मान लीजिए मेरी हो सकती है, मेरी नहीं तो किसी और की हो सकती है, और कोई अगर नहीं है तो वो किसकी होगी? स्टेट की होगी, है ना। पर ऐसा तो नहीं है कि कोई गार्जियन लेस नहीं हो सकता। अगर किसी का गार्जियन नहीं है तो इसका मतलब तो नहीं है कि नई स्टेट उसका गार्जियन हो जाएगा, या ऐसा हो वैसा हो। ऐसे देखो, जब माना तो जाता है, कोर्ट ये मानता है कि किसी का गार्जियन नहीं तो हम उसके गार्जियन है, जब कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो कोर्ट खुद को गार्जियन मानता है, मगर वो अलग बात हो गई। यहाँ पे अगर आप इसमें गार्जियनशिप एक्ट में, लॉ में देखोगे, कहीं कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कहीं कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जहां पर ये कहे कि अगर फलाने गार्जियन नहीं है, नेचुरल गार्जियन मान लीजिए नहीं है, तो दूसरा कोई गार्जियन नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा कोई नहीं कि हस्बैंड नहीं है तो आप कौन होगा ही होगा, नहीं होगा, नेचुरल गार्जियन नहीं है जो उसका बात खत्म, ठीक है। चलो, अब इसने, हाँ मैं किस पे आ रहा था, इस पे आ रहा था कि उसने कंप्लीटली, हाँ वानप्रस्थ वगैरह में चला गया, उसने रिनाउंस कर दिया, तो भी वो मान लीजिए क्या रहेगा? नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा। और ये दो ही है ना, हाँ ठीक है, तो ये दो है, तो ये भी एक स्थिति हो सकती है जो आफ्टर दैट में बता रहा था आपको। आफ्टर दैट वाला जो बता रहा था कि पहले कौन होता? फादर, आफ्टर दैट मदर। तो फादर की डेथ हो जाए, या फिर वो हिंदू ना रहे, या फिर वो वानप्रस्थ में चला जाए, तो इस स्थिति में उसके बाद उसकी माँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नॉर्मली जो पूछता है वो जैसे इलेजिटिमेट वाला उठा के पूछ देगा आपसे, थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता ना, पूछ देगा इलेजिटिमेट बच्चा है उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, तो पहले मदर फिर फादर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड अ स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, ठीक है। स्टेप फादर स्टेप मदर नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेप फादर स्टेप मदर वाला भी, यही पूछ लेता है कि जो नेचुरल गार्जियन का लिए फादर मदर दिए है उसमें क्या स्टेप फादर इंक्लूड होता है? नहीं होता। ये बिल्कुल पीटीए क्वेश्चन यू के यू उठा के बनाएगा आपके, तो इसलिए सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इसके बाद 7 देखो, अभी भी नेचुरल गार्जियन, तो 6 और 7 दोनों नेचुरल गार्जियन पे आ रहे हैं, ये अडॉप्टेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अडॉप्टेड का नेचुरल कौन है? अडॉप्टेड फादर, उसके बाद कौन है? अडॉप्टेड मदर। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल, जो 6 में हम ऊपर पढ़ रहे थे अभी, वही वाला सिस्टम है। आपने अडॉप्ट करा तो कौन है? पहले फादर फिर मदर। यहाँ पर अडॉप्टेड है तो अडॉप्टेड फादर अडॉप्टेड मदर, बात खत्म। 6 और 7 नेचुरल, ऐसे याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ ना, 6 और 7 नेचुरल, ऐसे बोला करो आप, 6 और 7 नेचुरल, सेक्शन याद हो जाएगा इससे आपको। 8 कह रहा है कि नेचुरल गार्जियन की पावर, नेचुरल गार्जियन कर क्या सकता है? नेचुरल गार्जियन उनका फायदा क्या है? ओवरऑल अगर एक लाइन में बताऊं, कुछ भी कर सकता है ना, एनीथिंग कर सकता है। अगर
जनरल बात देखी जाए तो नेचुरल गार्जियन कुछ, अच्छा एक चीज भूल गया मैं, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, अच्छा सॉरी, सेक्शन 6 में एक चीज और थी, मैंने छुड़वा दी थी, ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट जो था सेक्शन 6 में कि द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनस पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली। तो कहने का मतलब ये है कि जॉइंट फैमिली में उसका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है ना, उसके लिए नहीं होगा। तो उसका मतलब समझो क्या है, जैसे मान लो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसमें मान लो कि ए रहता है, बी, दो भाई रहते हैं, ठीक है, इसका बच्चा हुआ ए, इसके बच्चा हुआ बी, ठीक है। अब ये माइनर है, इन दोनों के भी एक फादर है, ये फादर आ गए, ठीक है, ये एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है। अब क्योंकि ये कुपासनर है, आप जानते हो कुपासनर, तो ये भी भाई साहब कुपासनर है, इनका क्या है, एक अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ है, मगर ये तो है, हाँ जी मेरा हिस्सा है इसके अंदर, ये तो निश्चित है, तो इस प्रॉपर्टी में ए का भी हिस्सा है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि ये जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब जो एक संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी जो है, इसमें इसका एक अनडिवाइडेड हिस्सा, इसके लिए नेचुरल गार्जियन वो नहीं होंगे इस प्रॉपर्टी की। अगर मान लो ए की कोई और प्रॉपर्टी होती तो उसके लिए होते, ये भाई साहब हो जाते इनके फादर पहले, मगर जो उसके अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है ना, जो उसका ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये ए इसका नेचुरल गार्जियन फादर नहीं होगा। इसका कौन होगा, इसका एक्चुअल में कर्ता होता है, जो इस घर में करता है। कर्ता कौन है इस घर में, ये भाई साहब बड़े है ना, ये जो मेल मेंबर है सबसे ज्यादा एल्डेस्ट, वो करता है, इसका ना कर्ता होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया, पेज पलट दिया मैंने, मैं आगे निकल गया। तो ये ध्यान रखना कि नॉर्मली बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों का होता है फादर और उसका मदर, ठीक है, मगर अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है उसमें अगर उसका कोई इंटरेस्ट है ना, तो फिर उसका फादर मदर वाला सिस्टम नहीं है, वहां जो कर्ता जो होगा उस मकान में, उस घर में, वो उसका नेचुरल गार्जियन। आई बात समझ में, ये पॉइंट याद, ये पॉइंट पूछता है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 8, इसकी पूछ, नेचुरल गार्जियन बता रहा पावर के वो क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया कुछ भी कर सकता है ना, देखते क्या कर सकता है। द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर हैज पावर subject to the provision of this section to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of a minor or for the realization, protection and benefit of the minor's estate. सीधे कह दिया ना, to do all act, बस क्या होना चाहिए, बच्चे का बेनिफिट होना चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलाइज करने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन 8 दे रहा है, विद बहुत सारी एक इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएगा। मगर एक जो क्वेश्चन पीटी में पूछ लेता सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बट के आगे लिखी हुई है, कह रहा है बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय अ पर्सनल कोवेनेंट। आप किसी माइनर को पर्सनल कोवेनेंट से बाइंड नहीं कर सकते। पर्सनल कोवेनेंट का मतलब होता है आपका जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, आपने कुछ किसी दुकान पे लगा दिया काम के लिए, है ना, कहीं काम करा रहे हो आप उससे, तो पर्सनली आप उसे कहीं कोई उसमें बाइंड नहीं कर सकते कि उसे काम करना। आई बात समझ में, कि भाई 14 साल का है तो पंचर की दुकान पर भेज दिया, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल गार्जियन क्या नहीं कर सकता, और उसमें ये देता है कि पर्सनल कोवेनेंट को आप पर्सनल एग्रीमेंट समझो एक तरीके से, मतलब तो पर्सनल कोवेनेंट से उसे बाइंड नहीं कर सकते, उसके शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी काम को करवा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नहीं कर सकता, पर्सनल कोवेनेंट से बाइंड नहीं कर सकते। पर्सनल कोवेनेंट का मतलब समझ गए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ऑफ माइनर, ये काम आप उससे नहीं कर सकते, बाकी आपको जो करना आप करो, कोई इशू नहीं है। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो कुछ ना फिर आगे दे रहा है कुछ रिस्ट्रिक्शंस,
द नेचुरल गार्जियन शेल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब देखो क्या क्या नहीं कर सकता। कह रहा मॉर्टगेज और चार्ज और ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी। कह रहा अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऊपर कह रहा कुछ भी करो, नीचे कह रहा मॉर्टगेज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो भैया करेंगे तो बताओ, कुछ नहीं कर सकते आप। कह रहा है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। बचा क्या फिर, करेगा क्या आदमी उसका। किसी की, मान लीजिए किसी माइनर को, सपोज को उसके दादाजी या परदादाजी एक 2 बीघा खेत दे गए, अब जरूरत पड़ रही है, घर में थोड़ी तंगी है, बेचना चाहते हैं, अब बेचे कैसे, बेच नहीं सकते। गिरवी रखना चाहते हैं, रख नहीं सकते, है ना। गिफ्ट कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ऊपर कह रहे हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। तो वो जनरल एक डिक्लेरेशन है बस, नीचे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी, कह रहा है लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेंड मेजोरिटी। कह रहा है 5 साल से ज्यादा लीज नहीं कर सकते, 5 साल से ज्यादा लीज नहीं कर सकते। और अगर बच्चा मेजर होने वाला है तो 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए कि सपोज करो कि बच्चा 16 साल का है, अब आप अगर 5 साल की करोगे तो बच्चा 16 का 21 साल का हो जाएगा, तो आप उसमें फिर 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। बच्चा अगर 5 साल का है तो आप 5 साल ही कर दो। पता है कि लीज के पीरियड के लिए मैं जितना कर रहा हूँ उसमें ये कवर हो जाएगा, ये मेजर हो नहीं पाएगा। मैं अगर वो मेजर होने वाला है उस पीरियड से पहले, तो फिर 1 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो लीज क्या नहीं कर सकते, 5 साल के लिए नहीं कर सकते, और मेजर होने वाला तो 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। मान लो 15 साल का है ना, अब आप करना चाहते हो 5 साल के लिए, तो करोगे तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा ना फिर 1 1 साल के लिए। ठीक है, ये चीज तो नॉर्मली रिस्ट्रिक्शंस काफी है मूवेबल प्रॉपर्टी में। मूवेबल पे नहीं है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे पूछता भी नहीं है कि खैर इतना तो नहीं घुस के पूछता कि मूवेबल पे है कि नहीं है, इमूवेबल पे है कि नहीं है, ऐसा नहीं पूछता है। वो ज्यादा पर्सनल कोवेनेंट वाला पॉइंट उठाता है यहाँ से, या फिर पूछता है कि उसकी पावर कहाँ पर है, कि सेक्शन 8 में है। 6 7 में हमने पढ़ा है कौन, और 8 में हमने पढ़ी इनकी पावर क्या है। तो 6 7 8 एक सीक्वेंस में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कह रहा है एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नेचुरल गार्डियन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 और 2 इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज करो आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी, सेल कर दी, फलाना ढिमकाना जो भी इसमें दिया हुआ है, या मान लो लीज कर दी 5 साल से ज्यादा के लिए, है ना। या फिर मान लीजिए कि आप पर्सनल कोवेनेंट से ऐसा कुछ उसे बाइंड कर रहे हो आप, है ना। तो क्या होगा, वो वॉइडेबल है एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर। तो मतलब वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि अगर माइनर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा तो फिर कोई इशू नहीं है, मगर माइनर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो वो आपका वॉइडेबल को डिसाइड कर देंगे, वॉइड कर देंगे। आई बात समझ में। तो वॉइडेबल है जब तक माइनर नहीं कुछ कह रहा, या माइनर के बिहाफ पर अगर कोई क्लेम कर रहा है वो नहीं कुछ कह रहा, तो कोई इशू नहीं है। तो पूछ लेता है कभी कभी, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम भी बना के देना चाहे, सपोज करो एक टफ क्वेश्चन बनाना चाहता है, और वो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, कह रहा है कि उसने, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी माइनर की, और उसने उसे उठा के क्या कर दिया, सेल कर दिया, है ना। तो अब इसकी वैलिडिटी बताइए आप, क्या है इसकी, इस ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी पूछेगा आपसे, है ना। तो आप क्या, अब आप अगर आपके दिमाग में वो चल रहा है कि वो कर नहीं सकता विदाउट परमिशन, तो आप कहोगे वॉइड है ना। तो आप क्या कहोगे, वॉइड है। मैंने वॉइड नहीं है, ये वॉइडेबल है, ये वॉइडेबल है। ठीक है, ये आप याद रखें। आई बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद कह रहा है, ये कॉल आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, जरा 1 सेकंड, आप ना 1 सेकंड रुको जरा।
हाँ जी, बीच में कॉल आके ना बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। लगातार मैं फोन भी काट रहा हूँ तो लोग समझते नहीं कि 2 बार काट दिया, 3 बार काट दिया, लगातार कॉल। चलो 4 क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा नो कोर्ट shall grant permission to natural guardian to any of the act mentioned subsection 2 except in case of necessity or for an evident advantage to the minor। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सारा खेल क्या है ना, कोर्ट का सारा ध्यान ना बेनिफिट है, बच्चे का फायदा होना चाहिए। देखो परमिशन कोई कोर्ट कब देगा भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ बच्चे का कोई फायदा हो रहा है। भाई मान लो प्रॉपर्टी है, 2 बीघा खेत बेचना है, मगर बेचेंगे तो इसकी क्या करेंगे, बहुत बढ़िया स्कूल में करा रहे हैं, फीस देनी है, हम पे तो पैसा है नहीं, तो कोर्ट अलाउ कर देगा, ठीक है जी दे दो फीस, ये तो बच्चे का इसमें फायदा है, बेच दो। कॉमन सेंस की बातें पूछता भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। नहीं और कुछ नहीं है इसमें, ये 8 में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, 6, 7, 8 सीक्वेंस पकड़ लेना। नेचुरल गार्डियन उसकी पावर, ठीक है, 6, 7, 8 याद करो, अभी साथ में बोलो 6, 7, 8 नेचुरल गार्जियन उसकी पावर। इसके बाद एक नए तरीके के गार्जियन है सेक्शन 9 में, ये है टेस्टामेंट्री। ठीक है, कौन से वाले हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन। मतलब कि टेस्टामेंट्री का मतलब ये विल से आ रहे हैं, ये काय से आ रहे हैं, विल से। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है अ हिंदू फादर, तो यहां पहले बात कर रहा फादर की। कह रहा है हिंदू फादर एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन मे बाय विल के थ्रू अपॉइंट अ गार्जियन to any of them in respect of the minus person or in respect of the minus property or in respect of the both। तो मान लीजिए एक फादर है, इन भाई साहब ने एक बिल लिखी, इन्हें लग रहा है अभी जल्दी जाने वाले हैं, उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि एक्स, तुम एक काम करना, मेरे मरने के बाद ए का ध्यान रखना, मैं तुम्हें गार्जियन अपॉइंट करके जा रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर्टी। कहां से कर सकते हो, कर सकते हैं जी, सेक्शन 9 में दिया है ना, टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाएगा वो, कर सकते हैं ना। और क्या कह रहा है, एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall have no effect if the father predeceased the mother, है ना, but shall revive if the mother dies without appointing by will any person as guardian। क्या रहा है कि मान लीजिए ये रहा फादर, मेरी मदर, फादर ने विल करके बना दिया एक्स को गार्जियन, मगर हमने तो पढ़ा ना सेक्शन 6 में, हमने क्या पढ़ा कि फादर के बाद कौन होगा, मदर नेचुरल गार्जियन होगी। तो वही चीज यहाँ पे से क्लॉज 2 में कह रहा है वो विल करके मर भी गए हो तब भी वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा अगर माँ जिंदा है, बाप पहले मर गया, और अगर माँ भी मर गई और इसने कोई विल नहीं करी, तब इसको ये टेस्टामेंट्री गार्जियन के रूप में अपना काम शुरू कर। तो पहला हक बाप का और दूसरा हक माँ का, तो फिर ये तीसरे जो है टेस्टामेंट्री, इनका तो अभी कोई रूल नहीं है जब तक कि माँ जिंदा है, तो माँ के पास पहले जाएगी चीज, माँ मतलब पहले नेचुरल गार्जियन हो जाएगी। अब वो भी अगर किसी को अपॉइंट नहीं करती तो जो जिसे बाप विल करके गया है वो नेचुरल गार्जियन बन जाएगा, है ना, कोई इशू नहीं है इसमें भी। तीसरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ हिंदू विडो, मतलब के फादर तो है ही नहीं, मदर ही मदर है, विडो entitled to act as a natural guardian for her minor legitimate children, and a Hindu mother entitled to act as a natural guardian of her minor legitimate children by reason of the fact that father has become this entitled to act as such। मतलब वही कि वो हिंदू से सीज हो गए या वानप्रस्थ में चले गए, ये सब कर लिया उन्होंने, तो वो क्या कर सकती है, वो विडो बेचारी, वो भी बाय विल क्या कर सकती है, अपॉइंट अ गार्डियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनस पर्सन और रिस्पेक्ट ऑफ द माइनस प्रॉपर्टी और रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ। तो माँ भी चाहे तो दोनों को पावर दे रहे हैं, माँ भी चाहे तो विल करके जा सकती है। इतना घुस के बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है टेस्टामेंट्री गार्डियन कहाँ है कि 9 में है। फिर आपसे एक चीज और पूछता है इसमें, जो आपके इसमें आया है, देखो 5 में आएगा, अभी देख लेंगे, पहले 4 देख लेते बात। कह हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, वो भी कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए
नेचुरल गार्जियन थी ना सेक्शन 6 में अपने लेजिटिमेट चिल्ड्रन की, तो वो भी कर सकते। ठीक है, अब 5 देखो इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, कहता है गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल हैज द राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्जियन आफ्टर डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर एज द केस में बी एंड टू एक्सेस ऑल द राइट। यही पूछता है कि जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है उसके राइट कैसे होंगे। तो बिल्कुल नेचुरल गार्जियन को जो जो राइट थे सारे राइट मिल जाएंगे, है ना। All the right of a natural guardian under this act to such extent subject to such restrictions if any as are specified in this act and in the will। तो जो जो नेचुरल गार्जियन को राइट थे, लाइबिलिटीज थी, वो सब उसको मिल जाएंगी, है ना। तो जो सेक्शन 8 में नेचुरल गार्जियन के लिए दिया हुआ सब कुछ टेस्टामेंट्री गार्जियन के लिए भी उतना ही मिल जाएगा। अगर विल में मान लो कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन आर की तो अलग बात है, वरना बाकी उसे जनरली सारे राइट और लाइबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। छठा कह रहा था राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सी इज ऑन मैरिज। सही बात है, शादी हो गई तो उसका तो नेचुरल गार्जियन ही बदल गया, हस्बैंड हो गया, बात ही खत्म हो गई। शादी हो गई, नेचुरल गार्जियन में सब राइट हो खत्म, है ना। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या था, टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होता है, मतलब बाय विल के थ्रू जो अपॉइंट होता है ना, कहां पर है, सेक्शन 9 में। और उसको राइट कौन से मिलेंगे, उसे सारे राइट मिलेंगे जो नेचुरल गार्जियन। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, कह रहा है अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। कहना चाह रहा है मान लो 17 साल की एक बहन है और उसका बेचारे का 10 साल का भाई है, अब खुद भी माइनर है बेचारी, अब वो इसकी गार्जियन बनी बैठी है ना। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी की गार्जियन नहीं हो सकती, इसकी प्रॉपर्टी की नहीं हो सकती इन द सेंस कि ये इसकी बॉडी की तो हो सकती है, बॉडी की हो सकती है मगर प्रॉपर्टी की गार्जियन नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ ये मानता है कि माइनर को अपने हित और अहित का खुद का नहीं पता है, तो दूसरे की प्रॉपर्टी के बारे में, हित और अहित के बारे में बेचारे को कहां से पता होगा किसी को। तो और दोनों माइनर है, तो कहना चाह रहा है कि एक माइनर प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता, बॉडी का हो सकता है कोई इशू। तो ये सेक्शन 10 में इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का गार्जियन कौन, माइनर किसका गार्जियन नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी का नहीं। याद कर लो सेक्शन 10 में इंपॉर्टेंट है। यू के यू पूछता है सेक्शन 11 और सेक्शन 11 देखो आप, ये ऐसे क्वेश्चन हो सेक्शन से ऐसे पूछेगा कि माइनर प्रॉपर्टी का गार्जियन हो सकता, कहां दिया है सेक्शन 10 में। 6, 7, 8 नेचुरल 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 से जा रहे हो, 9 में आपका टेस्टामेंट्री, इसमें क्या आ गया कि माइनर प्रॉपर्टी का नहीं। 11 में नए प्रकार का आ गया डिफेक्टो, डिफेक्टो गार्जियन की यहां बात हो रही है। कह रहा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 1956 से, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर merely on the ground of his or her being the de facto guardian of a minor। कह रहा है कि अगर आप de facto guardian बन गए हो सिर्फ इस वजह से, आप उसकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी बिल्कुल मत करना, कोई डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। लोग ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा ना, भतीजा है de facto guardian बन गए और उसकी प्रॉपर्टी सारी बेच के खा गए, तो उस वजह से रिस्ट्रिक्शंस 11 में लगाई हैं कि de facto guardian जो होते हैं वो क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, किसी बेनिफिट के लिए किसी भी तौर पर कैसे भी नहीं कर सकते। 11 में डी फैक्टो का, ठीक है। और 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है वेयर अ माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एन अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। तो सही बात है, वहां तो करता है ना, तो उसके लिए फिर गार्जियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट भी नहीं करेगा, मतलब अपॉइंट। मान लीजिए उसका नेचुरल गार्जियन नहीं रहे तो उसकी अनडिवाइडेड जो इंटरेस्ट है उसके लिए तो करता बैठा है ना, मैनेजमेंट में है, उसकी जरूरत ही नहीं है उसको कोई। प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट गार्जियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट। मगर उन्होंने हाँ सही काम में करता वाली बात, इन्होंने एक प्रोवाइजो लगा के और बोल दिया कि हाई कोर्ट की पावर जो देखो इन्होंने बोला लिमिटेड है, वो तो उसके इंटरेस्ट में कुछ भी कर सकती है। तो कल ऐसा कुछ पिकुलियर केस हो जाए जहां पर करता भी है मगर उसे लग रहा है कि करता ही इस माइनर की प्रॉपर्टी को अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को बर्बाद कर देगा, इसका बेनिफिट इसमें नहीं है, तो हाई कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट चाहे तो कर सकता है। नॉर्मल क्या है 12 में, सिंपल है कि जी इनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए आपको कोई क्या बोलते हैं गार्जियन अपॉइंट करने चाहिए, तो नहीं। और 13 से सिर्फ एक ही बात पूछता है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है,
आपका वेलफेयर बच्चे का, जो मैं वो हम बेनिफिट की बात करते हैं क्या कह रहे हैं, वेलफेयर पैरामाउंट कंसिडरेशन है। कह रहा है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर बाय कोर्ट, अगर कोर्ट अगर किसी को अपॉइंट कर रहा है, द वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। बच्चे का बेनिफिट सबसे बड़ा कंसिडरेशन होगा उसका। ये लाइन यू के वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर शैल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन, ये लाइन पूछता है आपसे। सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट पूछेगा, कहां पर दिया है, सेक्शन 13 में दिया है, जरा से सेक्शन है, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके, ठीक है। और क्या कह रहा है, नो पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू गार्डियनशिप वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू गार्डियनशिप मैरिज अमंग हिंदूज इफ द कोर्ट ऑफ ओपिनियन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। वो जो पूछता है वो यही पूछता है कि वेलफेयर पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा कहां दिया है, या फिर क्या पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा, वेलफेयर होगा। दो ही बनते हैं, कैसे ही बना लो आगे पीछे, है ना। ये बहुत छोटा सा एक्ट था ना। तीनों तरीके के गार्जियन की हमने बात कर ली, हमने भाई टेस्टामेंट्री की बात कर ली, हमने 11 में हमने डिफेक्टो की बात कर ली, है ना। 12 में हमने देख लिया कोर्ट जब अपॉइंट करेगा तो अनडिवाइडेड के लिए नहीं करेगा, है ना। 6, 7, 8 में हमने क्या देख लिया, नेचुरल गार्जियन ने 8 में उसकी पावर दे दी, 9 में टेस्टामेंट्री दे दिया, विदेश से अपॉइंट कर दो आप, ठीक है। सेम राइट उसे मिल जाता टेस्टामेंट्री वाले को। छोटा सा सेक्शन, यहाँ से तो 2 या 3 जो भी क्वेश्चन बनेंगे, 3, 4 आपको ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आया हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। कुछ नहीं है, ये भी आसान सा ही है। सेक्शन 2 में इसमें भी वही है, हिंदू, सेम डेफिनेशन 3 में सेम, ठीक है। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, एक देखो आप इधर अगर देखोगे, इसका देखो आप बी देखो, मेंटेनेंस पूछता नहीं है, बस देख लो। कह रहा है इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो ये तो बोला कि मेंटेनेंस में क्या क्या आता है भाई, खाना पीना आता, रहना आता, पढ़ाई लिखाई, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ये सब आता है। कह रहा है इन द केस ऑफ एन अनमैरिड डॉटर है तो उसके शादी का खर्चा भी मेंटेनेंस में आता है, पूछता नहीं है फिर भी। इसके सेक्शन 5 से देखो आप, इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है जी, कौन अडॉप्ट कर सकता है ना, कौन अडॉप्ट कर सकता है, कौन हो सकता है, कौन और कौन दे सकता है। 3 ही चीजें होती है ना किसी भी अडॉप्शन में, मान लो 3 ही चीजें होती हैं, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, और एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसका अडॉप्शन हो रहा होता है ना। तो हमें ये देखना है कि भैया कौन कौन कर सकता है, कौन कौन ले सकता है, और कौन हो सकता है। ये और ज्यादातर 90%, 95% जो क्वेश्चन आपको बनाता है इस एक्ट से, तो इन 3 चीजों से बनाता है, यहीं से पूछता है आपसे। क्या कह रहा है देखो, सेक्शन 5 आपको जनरल को दे रहा है, कह रहा है नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू अ हिंदू एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस चैप्टर एंड एनी अडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेड प्रोविजन शैल बी अवॉइड। कह रहा है जो हमने अब इसमें जैसे रूल रेगुलेशन बता दिए हैं आपको, उसी हिसाब से अडॉप्शन होगा, और उसके अलावा कोई और तौर तरीका आपने अपनाया तो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी पर्पज से, नोट पता रखो, ठीक है। अब देखो 6 से देखो, 6 से शुरू होगा आपका। कह रहा है कि वैलिड अडॉप्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट, मैंने आपको बताया 3 चीजें देखने वैलिड अडॉप्शन में, क्या क्या देखना, देखो इन्होंने 4 बताई। क्या बोल रहा है, द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक अडॉप्शन। जो व्यक्ति ले रहा है उसका कैपेसिटी भी हो और अधिकार भी हो। दूसरा कह रहा है कि द पर्सन गिविंग एन अडॉप्शन हैज द कैपेसिटी, जो दे रहा है उसका कैपेसिटी हो। तीसरा जो अडॉप्ट हो रहा है बेचारा वो केपेबल हो अडॉप्ट होने की। और चौथा कह रहा है कि और जो अदर कंडीशन हमने दे रखी है वो भी इसमें आप देख लेंगे, ठीक है भाई, वो भी देख लेंगे, है कि नहीं। तो ठीक है, 6 में क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट बता रहा है। रिक्वायरमेंट बताइए कि देने वाला लेने वाला जो हो रहा है सब कैपेबल होने चाहिए, और कुछ और कंडीशन है। अब हमें यही देखना है कि कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, कौन हो सकता है। आई बात समझ में। 5, 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 में आपने देख लिया रिक्वायरमेंट दे रहा है। इंपॉर्टेंट यहां से 7 से शुरू होता है। 7 और 8 कौन ले सकता है ना, हु कैन अडॉप्ट, 7, 8, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है एक तो
मेल लेता है फीमेल लेता है, दोनों का अलग बना दिया 7, 8 इन्होंने। 7 में कह रहा है एनी मेल हिंदू who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or daughter in adoption। सिंपल खेल कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो तो आप अडॉप्ट कर सकते हो, भाई साउंड माइंड हो और मेजर हो, है ना, माइनर नहीं हो, माइनर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आप आपका कैपेसिटी है कि आप अडॉप्ट कर सकते हो। फीमेल में भी यही है, मगर इंपॉर्टेंट इसका प्रोवाइजो है, जो पूछता है वो प्रोवाइजो पूछता है। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, अगर उसकी वाइफ जिंदा है, ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। तो अगर वाइफ है ना तो आपको उसकी कंसेंट लेनी ही पड़ेगी, कंसेंट लेनी ही पड़ेगी वाइफ है। Unless the wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। तो 3 उन्होंने इसके बता दिए, तो ये अब हिंदू ही नहीं रही या कंप्लीटली रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड, जो वहां गार्जियन न पढ़ रहे थे ना, ऐसा कुछ कर दिया। और क्या है, कोर्ट ने बोल दिया ये तो पागल हो गई है, अनसाउंड हो गई है, तो क्या होगा, तब आप उसके बिना कंसेंट के ले सकते हो, मगर अगर वाइफ है तो उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है, इससे भी इंपॉर्टेंट, पीटी पर्पज से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस कह रहा है अगर एक से ज्यादा वाइफ है ना, एक से ज्यादा वाइफ है, W1 2 वाइफ है इसकी, तो इन दोनों की कंसेंट लेनी पड़ेगी। इफ अ पर्सन हैज मोर देन 1 वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन द कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ्स इज नेसेसरी, है ना, दोनों की लेनी पड़ेगी। ये पूछता है पीटी में, इसलिए आपको बता रहा हूं, एक हो तो 1 किलो और 2 हो तो 2 किलो, 3 हो तो 3 किलो। ये नहीं है कि सबसे बड़ी वाली से ले लिया, पहली वाली से ले लिया, छोटी वाली से ले ली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कंसेंट की जरूरत कब नहीं है, कि वो अब हिंदू नहीं रही है, उसने छोड़ दिया है सब कुछ दुनियादारी, और या फिर अनसाउंड माइंड। 7 इंपॉर्टेंट हो गया। 8 में महिला, महिला की भी सेम कंडीशन, साउंड माइंड होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो भी कर सकती है, पर उसका पति है तो क्या करेगी, उसका पति तो सिर्फ कंसेंट लेगी, जो वही आदमी पर लागू है उन्होंने औरत पर भी लागू किया। प्रोवाइडेड दैट इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग शी शैल नॉट अडॉप्ट अ सन और डॉटर एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, अनलेस वही तीनों कंडीशन दे दी कि उसने मतलब कि हिंदू न रहा हो, उसने रिनाउंस कर दिया हो या अनसाउंड हो गया हो, तो ये तीनों कंडीशन भी आप देख लेना, वैसे याद रहती है नॉर्मली। एक बात में आपको 7 और 8 दोनों इन्होंने 8 में नहीं दिया कि एक साथ हस्बैंड हो तो बेचारी वाइफ क्या करे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस पे इतने साइलेंट है, तो ये मान के चलते हैं कि एक महिला 2 शादी नहीं कर सकती और एक पति कर सकता है, और बाइगेमी का ऑफेंस में दोनों को मानते हैं, कोई भी करेगा तो जी ठीक है हम सजा दे देंगे, मतलब ये वहां तो मानने के बाइगेमी कर सकती है कोई महिला, और यहाँ इन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रखा, किसी के 2 हस्बैंड हो तो दोनों से लेनी पड़ेगी। जहां तक है पैरिटी तो यही कह रही है, बाकी पता नहीं, लॉ साइलेंट है और हम भी आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो 7, 8 कौन कह रहा है कि कैपेसिटी पता लग गई, क्या कैपेसिटी है, क्या राइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, साउंड माइंड होना चाहिए, है ना, मेजर होना चाहिए, कोई इशू नहीं। अब आ जाओ जी 9, कह रहा है अब जो दे रहा है, जो दे रहा है वो कौन होना चाहिए। देखो पहली बात तो नेचुरल गार्जियन की बात कर रहा है पहले, कह रहा है नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर ऑफ अ गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। तो सिंपल कह रहा है कि फादर और मदर ही दे सकते हैं, है ना, कैपेसिटी किस पे है, इन लोगों के पास है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, देखो आप पहली बात समझ आ गई। दूसरा कह रहा है subject to the provision of section 4 the father or the mother if alive shall have equal right to give a son or daughter, shall have equal right to give a son or daughter in adoption। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 में कह रहा है कि फादर मदर को इक्वल राइट है, ऐसा नहीं है कि फादर को राइट है ना। तो फादर को क्या, हम जब पढ़ रहे थे वहां पर नेचुरल गार्जियन की बात पढ़ रहे थे सेक्शन 6 में, हम जब पढ़ रहे थे तो फादर आफ्टर दैट मदर, तो दिमाग में कहीं आ जाएगा अरे फादर के बाद मदर है ना, तो फादर ही दे देगा अडॉप्शन ना, दोनों को इक्वल राइट है, माँ भी दे सकती है, माँ भी दे सकती है। मगर देखो प्रोवाइजो में क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट
Such right shall not be exercised by either of them save with the consent of the other. मतलब वही है कि आपको इक्वल राइट है तो बात वही करती कंसेंट। मान जैसे अडॉप्शन लेने में कंसेंट लगा दी थी, यहां भी लगा दी, तो दोनों जब तक एक जगह पर दिमाग नहीं उनका पहुंच जाएगा, दोनों राजी नहीं होंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राइट कैसा है, कि राइट इक्वल है, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं क्या चाह रहा हूँ पीटी पर्पस ये पूछता है, इसलिए फादर और मदर दे सकते हैं और इन्हें इक्वल राइट, कंसेंट का आपको याद रहता है। और जो कह रहा है कि एक जना बिना उसके दे सकता है, तो वही है हिंदू न रहा हो, रिनाउंस कर दिया हो, क्या अनसाउंड माइंड हो गया, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, 7-8 में भी पढ़ा हमने, 9 में भी पढ़ लिया, तो ये तो लगी आ रही है। 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चार क्या कह रहा है आपका, कह रहा है वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड। देखो अब स्थिति क्या है, बेचारे ऑर्फन है बच्चा, है ना, बच्चा बिल्कुल अनाथ ऑर्फन, और हैव कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड और हैव अबैंडन्ड द चाइल्ड और हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कंप्यूटेशन टू बी अनसाउंड माइंड। मतलब ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि उस स्थिति वो केपेबल नहीं है, दे नहीं पा रहे, भाई अनसाउंड हो गए, अबैंडन कर दिया, फाइनली रिनाउंस कर, दोनों ही चले गए हिमालय पे, है ना। और वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, तो जैसे होता नहीं कहीं पे छोड़ा दिया बच्चा, पता ही नहीं इसके माँ बाप को। द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड में गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ। आप सपोज करो किसी अनाथालय ने ले लिया उसको, वो उसके गार्जियन बन गए, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से किसी को अडॉप्शन में दे सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि वो खुद को भी दे सकते हैं, समझे आप, खुद भी उसके क्या हो सकते हैं, वो गार्जियन बन सकते हैं, मतलब खुद ही सॉरी उसके मतलब अडॉप्टेड फादर अडॉप्टेड मदर बन सकते हैं। मान लीजिए किसी घर के आगे कोई बच्चा रख गया, फिल्मों में जैसा कि हमने देख देख के हम बड़े हुए हैं, तो वहां बच्चा रख देते हैं, तो वो घंटी बजती है, वो देखते रहे बच्चा यहाँ कौन छोड़ गया, तो उन्होंने पाल लिया, वो गार्जियन बन गया उसके, पर वो चाहे तो उसे लीगली अडॉप्ट भी कर सकते है ना, तो खुद अडॉप्टेड फादर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कि वो खुद को भी दे सकते हैं, ये वर्ड पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता, ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि वो खुद को भी अडॉप्शन में दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं और खुद को। इंपॉर्टेंट पीटी पर्पस से है ना, वो पकड़ना जरूरी है, ठीक है। 7, 8, 9 में कौन दे सकता है, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। और इसमें क्या है, देखो इसमें एक और चीज देख लो, IAC का जो IA है ना नीचे, कह रहा गार्जियन का मतलब है कौन, कह रहा गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड, उस गार्जियन में कौन कौन गार्जियन माना, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द चाइल्ड्स फादर और मदर, तो टेस्टामेंट्री को मानना है, नहीं रहे हैं तो टेस्टामेंट्री आ रहा है, और गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट। इसमें भी देखो डिफेक्टो को नहीं मानना, आप ये हमेशा याद रखना, डिफेक्टो गार्जियन को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है, तो बेचारा डिफेक्टो तो अडॉप्शन में भी नहीं दे सकता। आप समझो इस बात को, मान लो कि भाई नेचुरल माँ बाप नहीं रहे, तो उसके बाद मान लीजिए गार्जियन में ये कह रहे हैं कि चलो भाई टेस्टामेंट्री भी हो सकते हैं, चलो जी वो भी दे देंगे किसी को, उसके बाद ये हो सकता है कि भाई कोर्ट ने डिक्लेयर किसी को अपॉइंट किया, वो भी हो सकते हैं, यहां पर भी डिफेक्टो को नहीं मानना, ठीक है, सही बात समझ में आपको। तो 9 में कौन दे सकता है, भाई मदर फादर, इक्वल राइट है, कंसेंट से देना है, अगर मान लीजिए बिल्कुल अनाथ बच्चा है तो खुद को भी दे सकते हो, इतना पकड़ लो, 9 खत्म। 10 कह रहा है कौन अडॉप्शन में जा सकता है ना, उसकी क्या क्या शर्त है, तो पहली बात हिंदू होना चाहिए। अब मुझे बात समझ में नहीं आती कि कैसे पता चलेगा, अगर कोई अनाथ बच्चा किसी कहीं छोड़ दिया, कहीं किसी को किसी गेट के बाहर पड़ा मिला, तो वो कैसे पता लगेगा जो कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है ना। खैर कह रहा है नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। पहला कि वो हिंदू होना चाहिए, लड़का और लड़की हिंदू होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि पहले कभी अडॉप्ट ना हुआ हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वंस अडॉप्टेड ऑलवेज अडॉप्टेड, एक बार अडॉप्शन हो गया तो बात खत्म, ये नहीं है कह रहे एक बार अडॉप्टेड है नहीं मजा नहीं आया,
फिर एक काम करो, इस पापा मम्मी छोड़ के दूसरे वाले के पास चलते हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक बार अडॉप्शन हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, ये कंडीशन याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। हिंदू होना चाहिए, अडॉप्टेड तो नहीं होना चाहिए। तीसरा, शादी ना हुई हो और 15 साल से ज्यादा का ना हो। मगर इसमें इन्होंने क्या लगा दिया है कि कस्टम वगैरह अगर आपके ऐसे हैं, पार्टीज पे ऐसा एप्लीकेबल है कि भाई उनके यहाँ भाई शादीशुदा आदमी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, 15 साल से बड़े को भी कर लेते, तो गलत बात है। 4 कंडीशन दी है बहुत आसान है। पहला, हिंदू होना चाहिए। दूसरा, अडॉप्टेड ना हुआ। तीसरा, शादीशुदा ना हो। और चौथा, 15 साल से ज्यादा भी ना हो। मगर इसमें इन्होंने ये लगा दिया कि चलो ठीक है, अगर भाई तुम्हारे कस्टम ऐसे चलते हैं, यूजर ऐसे है, ठीक है, आप कर लेना, कोई इशू नहीं। सिंपल बात। सेक्शन 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कह रहा था ना कि अदर कंडीशन वगैरह फुलफिल होनी चाहिए। अदर कंडीशन आपके लिए पीटी पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, देखो सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कह रहा है? पहली कंडीशन देखो, ये तो हो गया कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, कौन हो सकता है। तो 7, 8 में कौन ले सकता है, 9 में कौन दे सकता है, 10 में कौन हो सकता है। 11 में आ गए कुछ और कंडीशन हम रख रहे हैं। क्या है देखो, इन एवरी अडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड विद। पहला क्या है कि अडॉप्शन इज ऑफ अ सन। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, पीटीओ बहुत पूछता है ये सब 11 से। अगर सन का अडॉप्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी पुत्र का अडॉप्शन कर रहे हो, the adopted father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son or son's son's son living at the time of adoption. तो सपोज करिए एक व्यक्ति है ए, इन्हें एक बच्चा अडॉप्ट करना है, मतलब एक बच्चा यहाँ अडॉप्ट करना है, तो इसका सन नहीं होना चाहिए, सन का सन नहीं होना चाहिए, और सन के सन का सन, बेटा, पोता और परपोता, 3 पीढ़ी नीचे तक कोई भी जिंदा नहीं होना चाहिए, तब आप किसी पुत्र को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपका बेटा है, पोता है, परपोता, भैया इनसे काम चलाओ। बेटा नहीं रहता, पोता तो है ना, इसी को मान लो बेटा। ऐसा सिस्टम है, समझ में आई बात? ये पूछता है इसलिए, इसमें 3 पीढ़ी दी है इन्होंने। जब आप लड़के की बात आई है तो 3 पीढ़ियां दी है, 3 पीढ़ियों को जिंदा नहीं होना चाहिए, है ना। और लड़की की बात आएगी तो सिर्फ 2 पीढ़ी की बात करेगा। अगर आप डॉटर का कर रहे हो, GH ना, TER, डॉटर का कर रहे हो तो कौन नहीं होनी चाहिए? डॉटर नहीं होनी चाहिए, और डॉटर की डॉटर नहीं होनी चाहिए। सॉरी, डॉटर नहीं, डॉटर और सन्स डॉटर, हाँ, डॉटर नहीं होनी चाहिए और सन की सन्स की डॉटर नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप डॉटर का कर रहे हो, इफ द अडॉप्शन इज ऑफ डॉटर, द अडॉप्टेड फादर और मदर हुम द अडॉप्शन इज मस्ट नॉट हैव अ हिंदू डॉटर और सन्स डॉटर, तो लड़की नहीं होनी चाहिए और पोती नहीं होनी चाहिए। 2 पीढ़ी का सिस्टम उन्होंने रखा है कि ये 2 अगर नहीं है तो फिर आप डॉटर का अडॉप्शन कर सकते, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझो, मतलब आपके अगर क्वेश्चन बना रहे तो 11 से जरूर बनाएगा। इसमें जितनी भी शर्तें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे तीसरी देखो क्या कह रहा है कि इफ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल। मेल कर रहा है फीमेल का, है ना, आदमी कर रहा है किसी महिला का। द अडॉप्टेड फादर एट लीस्ट 21 ईयर का फर्क होना चाहिए, ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। पूछता है ये 21 साल का फर्क पूछता है आपसे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप इसका क्या ना मिसयूज कर सकते हैं ना। मान लीजिए 21 साल का कोई 21 साल का ही लड़का है और 16 साल की लड़की को अडॉप्ट कर रहा है, 15 साल की लड़की को अडॉप्ट कर रहा है, तो वहां ऑफेंस होने के चांस है ना। इसलिए चौथा क्या कह रहा है कि अगर फीमेल कर रही है मेल को, तो वहां पर भी उन्होंने 21 साल का ही सिस्टम रखा है, ठीक है। फीमेल कर रही है मेल को, वहां पर भी 21 साल का सिस्टम रखा है, ठीक है। और 5वां, द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन। तो एक बार अडॉप्शन एक फैमिली करेगी, साइमल्टेनियस अडॉप्शन नहीं होगा। साइमल्टेनियस एक साथ 2 परिवार अडॉप्शन नहीं कर सकते। किसी ने बोला कि हम 2 भाई मिलकर चलो एक बच्चा ले आते हैं, है ना, दोनों भाई मिलकर बच्चों पालेंगे, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ये 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता 5। ये 5 और 6 की 6 अभी 6 भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसमें, ये याद कर लेना बिल्कुल। अगर लड़का कर रहे हो तो 3 पीढ़ी में कोई नहीं होना चाहिए, और लड़की कर रहे हो तो ना लड़की हो ना लड़के की लड़की हो। 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए,
और साइमल्टेनियसली आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। और लास्ट देख लो क्या कह रहा है कि द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन। एक्चुअली का मतलब ये होता है कि बाकायदा दिया जाएगा, दूसरा से लिया जाएगा, है ना। एक परिवार जो दे रहा है वो देगा और जो अडॉप्शन ले रहा है वो लेगा बाकायदा तरीके से, एकदम गोद में ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मान लो। अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स और गार्जियन कंसर्न और अंडर देयर अथॉरिटी विद इंटेंट टू ट्रांसफर। द इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हम इस घर से उस घर में ट्रांसफर कर रहे हैं सब कुछ। ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ, है ना, टू द फैमिली ऑफ इट्स अडॉप्शन। ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर की। कई बार होता है गिवन टेकन भी होता है, सब कुछ होता है, मगर इंटेंशन नहीं होती तो भी आपका अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली गिविंग और टेकिंग वाला काम होना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए कि हम यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। और लास्ट लाइन जो है वो 10 में से 8 बार पूछता है आपसे। इसकी लास्ट लाइन है ना, 10 में से 8 बार पूछता है। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होमाम शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ अडॉप्शन। पहला ऐसा होता होगा, सपोज करो, मुझे तो नॉलेज नहीं है, मगर अडॉप्शन जब करते होंगे तो दत्ता होमाम करते होंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने दत्ता होमाम को बोल दिया कि ये जरूरी नहीं है। और ये वाला दत्ता होमाम ना 10 में से 8 बार पूछता है। ये तो 8 में से 10 बार हो गया, 10 में से 8 बार पूछता है दत्ता होमाम वाला। ये क्या दत्ता होमाम असेंशियल है? नहीं है। गिवन टेकन असेंशियल है, मगर दत्ता होमाम की जो रिचुअल है वो असेंशियल नहीं है। 5-6 की याद रहेंगी आपको 11 में। पहला क्या भाई, 3 पीढ़ी तक लड़का नहीं होना चाहिए और लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की। वहां सेरेमनी, वही दत्ता होमाम एक सेरेमनी है और वो असेंशियल नहीं है, ठीक है ना। 21 साल का फर्क होना चाहिए। साइमल्टेनियस अडॉप्शन आप कर नहीं सकते, साइमल्टेनियस अडॉप्शन कर नहीं सकते और दत्ता होमाम की जरूरत नहीं, तो पूछ देता है। दत्ता होमाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। अब आप देखो, अब यहां तक आप समझ गए कि भैया लेने वाला, देने वाला, होने वाला और क्या क्या से सारी कंडीशन आप समझ गए। एक अडॉप्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अडॉप्शन हो गया, अगर भाई 7, 8, 9, 10, 11 सबकी अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी और हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। एक बार अडॉप्शन होता तो होता क्या है, क्वेश्चन पूछता है यहां से। इफेक्ट ये होता है कि अब वो इस फैमिली से सब कुछ खत्म करके उस फैमिली में चला गया, सब कुछ अब उसका उसमें, यहाँ कुछ नहीं, खत्म थे सारे रिश्ते नाते, यहां से खत्म, वहां जुड़ जाने, है ना। देखो क्या कह रहा है, करण अडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर अडॉप्टेड फादर और मदर फॉर ऑल पर्पजेस। सब कामों के लिए माना जाएगा उनका बच्चा है ये, with effect from the date of adoption, and from such date all the ties of the child in the family of his birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adopted family. सब कुछ यहाँ खत्म, सब कुछ वहां सुन, सिंपल एक लाइन। इस फैमिली से कुछ नहीं है, उस फैमिली सब कुछ है। इंपॉर्टेंट इसमें प्रोवाइजो है, इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो, जैसे क्वेश्चन बनाता है, कह रहा प्रोवाइडेड दैट, यार सब कुछ खत्म तो कर दो, और कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना खत्म नहीं होती हैं। वो क्या है, वो क्या करे, कहता चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन हु ही और शी कुड नॉट हैव मैरिड इफ ही और शी हैड कंटिन्यूड इन द फैमिली ऑफ हिज बर्थ। तो ठीक बात है ना। मान सपोज करो ये वाली फैमिली ए फैमिली की, यहाँ से बच्चा पहुंच गया यहाँ पर। अब मान लो इनका कोई इस फैमिली में और थोड़े बच्चे हुए, बीसी हुए। अब ये कह रहा है कि चलो मैं तो सी से शादी करूंगा। भाई अगर तुम्हारा अडॉप्शन ना हुआ होता तो तुम नहीं कर पाते, तुम इस फैमिली में तो तुम्हारी बहन लगती, भाई लगता, है ना। तो अब भी नहीं कर सकते आप, इसलिए नहीं कि अच्छा हमने ऊपर लिख दिया कि सब कुछ अब यहाँ पे मानना जाएगा तो अब तो शादी भी कर लेंगे, नहीं, कुछ चीजें तो नहीं बदल सकती ना। तो उसमें से एक आती है शादी नहीं कर सकती। लॉजिकल भी है, समझ में भी आता है। और बी और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी तो फिर भी लॉजिकल है, समझ में आ जाएगा, बी और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द अडॉप्टेड चाइल्ड बिफोर द अडॉप्शन shall continue to waste in such person subject to the obligation of any attaching to the ownership of property, including the obligation to maintain relatives in the family of his or क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन हुआ, हाँ वही वाली बात है। बी क्या कह रहा है, कह रहा सपोज करो एक अडॉप्शन होना है ना। इसके जो दादाजी थे बेचारे,
उन्होंने ना 2 बीघा जमीन दे दी थी, है ना, 2 एकड़ जमीन इसके नाम कर दी, 2 साल का टर्म। अब इसका अडॉप्शन हो गया, बी फैमिली में पहुंच गया। ये कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी एक बार मिल गई उस बच्चे को, ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, 2 बीघा जमीन को अपने संग लेकर ही इस घर में जाएगा। मतलब कि अडॉप्शन हो रहा है, ठीक है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, ठीक है, पर भैया पैसे की वैल्यू बहुत है, पैसा तो संग लेके जाएगा अपने, जो उसे मिल गया था वो उसी का रहेगा, या छोड़ेगा नहीं है। ठीक है। एक बात और साथ में कह रहे हैं कि सपोज करो दादाजी ने कंडीशन लगा ली थी, ऑब्लिगेशन लगा दिया था कि भैया इस प्रॉपर्टी से अपने माँ बाप का ध्यान रखना, तो ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें अपने तो बायोलॉजिकल तुम्हारे माँ बाप हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, मगर बेसिक समझो कि जो प्रॉपर्टी एक बार मिल गई वो प्रॉपर्टी आपके समझ आती है। और सी कह रहा है द अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेक विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द अडॉप्शन। तब मान लो यहाँ से भैया जा रहे हैं यहाँ पर, और इस फैमिली में भाई साहब थे, ये भाई साहब, इन भाई साहब को 2 एकड़ भी तो इनके पापा ने दी थी, इनके अडॉप्शन से पहले 2 एकड़ इनको भी दी थी। तो अब ये जाके बोले लगे नहीं मुझे तो 2 एकड़ में मेरे को भी हिस्सा दो भाई, मेरे घर में आ गया, अब तो नहीं, ये नहीं कर सकते आप भाई। जब तो अपनी प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हो, छोड़ के नहीं आ रहे, तो तुमसे पहले यहाँ किसी को प्रॉपर्टी दे दी तो उसमें भी हक मत जताओ, है ना। आई बात समझ में। पहला शादी मत करना अपने पिछले वाले घर में, दूसरा के चलो जो प्रॉपर्टी आपको मिल गई संग लेके जाना, मगर जब जा रहे हो और वहां किसी को कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है तो उसमें जाके कोई हक मत जताना, वो उसी को रहने देना। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या इफेक्ट होता है अडॉप्शन का। एक जगह ही राइट रहेगा, नहीं राइट तो अडॉप्टेड फैमिली में भी रहेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो पूरा खेल ही बदल दिया बात होते के। ना ना ना, प्रॉपर्टी में राइट एक जगह का सिस्टम नहीं बोल रहा है ये। देखो फैमिली 1, फैमिली 2, अब ये वाले सारे एक्सेप्शन छोड़ दो, ये भाई साहब इस फैमिली से ए भाई साहब गए इस फैमिली, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकान, ठीक है। तो ये जब ए भाई साहब यहाँ पहुंचेंगे तो इस मकान में हिस्सेदार हो जाएंगे, ये इस प्रॉपर्टी में पैसा मांगेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ कुछ और कह रहा है, ये जो कह रहा है ना एक जगह ही रहेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि तुम्हें कुछ अलग से प्रॉपर्टी मिल गई थी इस वाली फैमिली में, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तुम माइनर भले ही थे और तुम्हारे नाम 2 एकड़ जमीन कर दी थी तुम्हारे दादाजी ने, ये तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ना। अब ये वाली प्रॉपर्टी अब तुम इस घर में नहीं छोड़ोगे, संग लेके जाओगे, ये बात कह रहा है। और वहां पे अगर उसके दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दी थी तो आप उसको डाइवेस्ट नहीं कर सकते, आप उसमें हक नहीं जमा सकते। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाकी की जितनी हो उसमें तो आप जाके हक जमाओगे, यहाँ से 2 एकड़ भी लेके जाओगे, देखो यहाँ से 2 एकड़ भी लेके जाओगे और यहाँ पर ये वाला मकान है इसमें हक भी जमाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर वहां पर अगर किसी को भाई, अब यहाँ से जैसे तुम पर्सनल प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो तो वहां पर भी अगर तुम्हारे अडॉप्शन से पहले किसी को पर्सनल प्रॉपर्टी दे दी थी तो फिर आप उसमें भी तो जाके नहीं कमा सकते, ये कहना चाह रहा है बस। कई बार समझ में ये चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से भी 2 एकड़ लेके जा रहा है वहां भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो हक पूरा जमाएगा, बोलेगा मेरा हिस्सा तो अडॉप्ट किया है। आई बात समझ में। और 13 कह रहा है, देखो आपने 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो सीक्वेंस में याद कर लो भाई, 7, 8 में कौन ले सकता है, 9 में कौन है, कौन दे सकता है, 10 में किसका हो सकता है, 11 में सारी अदर कंडीशन, 12 में उसका है। एक सीक्वेंस में इन्होंने सेक्शन दिए, और 13 फिर एक बात और कह रहा है साथ के साथ, कह रहा है सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी एन अडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव द अडॉप्टेड फादर और मदर ऑफ द पावर टू डिस्पोज ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफर, इंटरवाइवस और बाय विल। कह रहे हैं तो ऐसा एक बार अडॉप्शन हो गया तो ये कोई नियम नहीं होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इंटरवाइवसली या विल के थ्रू बेच सकते हैं। भाई उन्होंने कोई मकान कमा लिया, कभी कभी शर्त लगा देते हैं, एक्चुअली करते क्या है ना, आपने समाज में अगर देखा हो तो अडॉप्शन में दे रहा है ना अपने बच्चे को, तुम्हारा शर्त लगा देता है, अडॉप्शन में तो दे रहा हूँ और तुम्हारे पास ये जो 100 गज का मकान है ना इसे बेचोगे नहीं। तो ये कहना चाह रहा है 13 कि ऐसी शर्त नहीं लगा सकते, अडॉप्शन की वजह से उसे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो चाहेगा उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी, तो एंसेस्ट्रल तो नहीं बेच सकता, सेपरेट प्रॉपर्टी अगर उसकी है वो क्या कर सकता है, चाहे बिल करे चाहे वो इंटरवाइवस ट्रांसफर करे, नो इश्यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 13 कह रहा है अडॉप्शन उस पर रोक नहीं लगा, है ना। ये हो गया। 14 देखो इंपॉर्टेंट है, 14 बड़ा मजेदार है। 14 इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि वेयर अ हिंदू हु हैज अ वाइफ लिविंग अडॉप्ट्स अ चाइल्ड। तो एक हिंदू मेल है और उसकी वाइफ जिंदा है, उसने क्या किया है, चाइल्ड को अडॉप्ट किया।
ठीक है, तो उसकी जो वाइफ होगी शी शैल बी डीम टू बी अडॉप्टेड मदर। कॉमन सेंस की बात है, ये तो बात कॉमन है। मजा है इसके उसमें, कह रहा वेयर एन अडॉप्शन हैज बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, द सीनियर मोस्ट इन मैरिज अमंग देम शैल बी डीम टू बी अडॉप्टेड मदर एंड द अदर टू बी स्टेप मदर। ये इंपॉर्टेंट है, सीनियर मोस्ट एक से अगर ज्यादा वाइफ है ना, तो जो सीनियर वो होगी वाइफ वही मम्मी है, वही अडॉप्टेड मदर है, बाकी सब तो स्टेप मदर हो जाएंगे। ये पूछता है क्वेश्चन आपसे कि अगर एक से ज्यादा किसी की वाइफ है तो फिर अडॉप्टेड मदर कौन हो, ये क्वेश्चन बनाता है। तो फिर कौन होगी अडॉप्टेड मदर? सीनियर मोस्ट वाइफ जो वो अडॉप्टेड मदर। सेक्शन 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बाद क्या कह रहा है कि वेयर अ विडोअर और बैचलर अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, एनी वाइफ whom he subsequently marries shall be deemed to be the step mother of the adopted child। तो ये तो ठीक है भाई, कोई विडोअर है, सिंगल, कोई बैचलर है, वो शादी वादी करे तो बाद में जिससे शादी करेगा वो अडॉप्टेड उसका। अच्छा चलिए स्टेप मदर, अच्छा ना ठीक है, ये भी पॉइंट पकड़ लो। वैसे पूछता नहीं, पूछता वो सीनियर मोस्ट वाला है। तो उसमें क्या कह रहा है कि किसी बैचलर ने अडॉप्ट कर लिया, वो बाद में शादी कर ली, तो वो स्टेप मॉम होगी। वो कौन होगी? स्टेप मदर होगी। अडॉप्टेड मदर नहीं बना रहे उसको, पहले से शादीशुदा था तो अडॉप्टेड मदर है, अगर बाद में शादी करी है तो स्टेप मदर है ना। और सीनियर मोस्ट वाला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा वो उसका दिल करता है स्टेट का पूछने का, एग्जामिनर का, वो सीनियर मोस्ट वाले से पूछते, ठीक है, कि अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो कौन वो होगी अडॉप्टेड मदर, सीनियर मोस्ट, है ना। इसके बाद देखो 15 क्या कह रहा है। 13 समझ में आया, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। 14 में मदर कौन होगी अडॉप्टेड। 15 क्या कह रहा है, कह रहा नो अडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली made can be cancelled by the adopted father or mother or any other person, nor can the adopted child renounce his or her status as such and return to the family of his or her birth। यही जो मैं आपको बता रहा था ना कॉन्सेप्ट, कि वंस अडॉप्शन ऑलवेज अडॉप्शन, वही वाला है। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, है ना, नथिंग बट अ मॉर्गेज। ऐसे ही वंस अडॉप्शन ऑलवेज अडॉप्शन, नथिंग बट अ अडॉप्शन। एक बार जो डिसीजन कमिटमेंट कर दिया फिर किसी की नहीं सुनेगी, ठीक है ना। एकदम सलमान खान टाइप का है अडॉप्शन, उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता है। एक बार अडॉप्शन हो गया तो हो गया, बात खत्म, ठीक है। ये 15 क्या है। इसके बाद 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 इंपॉर्टेंट है। 17 इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा ले दे नहीं सकते अडॉप्शन के लिए, है ना। कई लोग करते ना पैसे के लिए बच्चों को अडॉप्शन में देते हैं, है ना। जैसे वो राम 3 गंगा मिली नहीं, एक गोविंदा की मूवी नहीं आई थी, उसमें उसका नाम गंगा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी थी वो। तो उसमें वो अडॉप्शन कुछ पैसे वैसे का सिस्टम था, पता नहीं क्या सिस्टम था ना कुछ। कह रहा है नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन, एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू मेक और गिव टू एनी अदर पर्सन एनी पेमेंट और रिवॉर्ड द रिसीट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय दिस सेक्शन। कुछ पैसे नहीं देना, कुछ रिवॉर्ड नहीं देना। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रावीन किया आपने 6 महीने की सजा हो सकती है। अगर आपने पैसा लिया दिया 6 महीने की सजा हो सकती है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अडॉप्शन को अगर आपने मतलब पैसा वैसे ले लिया 6 मंथ की आपको पनिशमेंट का प्रोविजन का है सेक्शन 17, ठीक है। इसका सेक्शन 18 देख लो आप। अब तो था, अब तक तो चल रहा था अडॉप्शन। अब क्योंकि इस पूरे एक्ट का नाम ही है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो अब क्या चलेगा, थोड़ा मेंटेनेंस भी चलेगा। सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए, कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ का मेंटेनेंस, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मेंटेनेंस अडॉप्शन एक्ट में जो मेंटेनेंस की बात कर रहा है ना, ये ड्यूरिंग मैरिज कर रहा है। जब शादी चलती है ना तब तक के मेंटेनेंस की बात करता है सेक्शन 18 में, डाइवोर्स के बाद नहीं करता, है ना। जैसे 125 सीआरपीसी में डाइवोर्स के बाद जब तक रीमैरिज नहीं होती तब तक की बात होती है। मगर अगर आप सेक्शन 18 में अगर आप कर रहे हो
तो फिर सिर्फ शादी चलने तक है, डाइवोर्स के बाद का मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, सेक्शन 18 में नहीं मांग सकती। चीजें नॉर्मल चीज ऐसी हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते आते हैं। चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है। ज्यादा घुस के तो इसमें नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेंटेनेंस वाइफ के लिए है का 18 में, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शादी तक चलता है, डाइवोर्स के बाद नहीं चलता है। कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime. During her lifetime. तो ये लाइफ टाइम का समझना कि उसके डाइवोर्स के बाद भी कह रहा ना, ये शादी के लाइफ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा, a Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance. तो अलग भी रह सकती है ना, डाइवोर्स नहीं हुआ मगर अलग रह रही है। कब? इफ ही इज गिल्टी ऑफ डिजर्शन, तो मतलब मान लीजिए उसने उसे छोड़ दिया है ना, तो ऑब्वियस बात रह सकती है ना। या क्रूअल्टी वगैरह करता है, रह सकती है। कोई लेप्रोसी वगैरह हो गई है, रह सकती है। उसकी और कोई वाइफ जिंदा है जो शादी कर ले तो रह सकती है। या कंक्यूबाइन रखता है, कोई कीप रखता है तो रह सकती है ना, ऐसी उसकी वो है। और या फिर वो हिंदू नहीं रहता या कन्वर्ट करके दूसरा धर्म में चला जाता है। ये सब चीजें वही है जो हम डाइवोर्स वाले देख रहे थे, जिन ग्राउंड पे वो डाइवोर्स ले सकती है, उन पे ये कह रहा है कि वो अलग रह सकती है और मेंटेनेंस भी मांग सकती है, ठीक है। और फिर क्या है, इफ देयर इज एनी अदर जस्टिफाई, तो ठीक है, अगर कोई और ग्राउंड हो तो भी कोई इशू नहीं है, अलग रह सकती है जी, और मेंटेनेंस भी मांग सकती है शादी तक। और तीसरा कह रहा है, हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज अनचेस्ट, सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तो ठीक है, अनचेस्ट तो हम 125 में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। हाँ, एक नई चीज जो इसमें आ रही है, कन्वर्जन, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा कि अगर मान लीजिए वाइफ कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को, किसी और रिलीजन में चली जाती है, तो फिर उसका मेंटेनेंस का राइट क्या होता है, खत्म। ये सेक्शन 18, ठीक है। सेक्शन 18 में समझ में आ गया। कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिस पर हम डाइवोर्स मांगते हैं उस पर अलग रह सकते हैं। लाइफ टाइम का मतलब कह रहा है कि ड्यूरिंग द मैरिज, और कब नहीं मिलेगा जी, तो ठीक है, अनचेस्ट होती है वो तो बेसिक है, हर जगह पड़ा हुआ। और इसमें तो कन्वर्जन को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। अगर महिला भी, अगर पत्नी, महिला भी कह रहा हूँ, अगर पत्नी अगर कन्वर्ट कर लेती है उसको भी नहीं मिलेगा। 19 मैं कुछ नहीं पूछता आपसे, 19 में जो पूछता है वो जितना ही पूछता है कि डॉटर इन लॉ, ससुर जी से जो आप मांगते हो ना मेंटेनेंस, ये कहां पर है भाई, पति रहा नहीं, ठीक है, तो मैं ससुर जी से मेंटेनेंस मांग सकती हूँ। ये सेक्शन 19 कहता है, ये पूछ लेता है ना, क्या पूछ लेता है। अब देखो मेंटेनेंस का है, 17 तक आपका चल गया अडॉप्शन। 17 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शन थे, 7, 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, 12 था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर 13 कह रहा है कि ठीक है आप प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 14 कह रहा है मदर कौन होगी, ठीक है वो पढ़ लिया। 15 कह रहा है वंस अडॉप्शन ऑलवेज अडॉप्शन, है ना। 16 इंपॉर्टेंट था नहीं वाली। 17 में पढ़ लिया पेमेंट लेनी देनी नहीं है, लेंगे देंगे 6 महीने की जरूरत जाएगी। ये तो हो गया आपका अडॉप्शन। फिर आया मेंटेनेंस में, तो 18 में वाइफ को मिल रहा है, 19 में डॉटर इन लॉ को मिल रहा है ना, बहू को मिल रहा है ससुर जी से, तो वही सब उससे मांग लेगी। 20 में कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एज्ड पेरेंट, 20 में कह रहा है एज्ड पेरेंट। ये एक तो जगह पूछा था, एज्ड पेरेंट को मेंटेनेंस कहां पर है, इसका प्रोविजन कहां पर है। बूढ़े माँ बाप अगर कोई है तो सेक्शन 20 में ये पूछा हुआ सवाल बता रहा हूं। क्या कह रहा है देखो, क्या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अ हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज और हर एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स। इसमें कहीं नहीं लिखा इन्होंने कि वो मतलब कि मेल है फीमेल है, तो इसमें देखो क्या है ना, लड़कियां भी सेक्शन 20 में बाउंड हो जाती है। ये एक चीज आप समझना, ऐसा हम देखते हैं वैसे नॉर्मली मेंटेन करने का काम लड़कों का है, मगर यहाँ पर लड़कियां भी सेक्शन 20 में बाउंड होती हैं, तो उन्हें अपने माँ बाप को भी देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, है ना। और क्या लिखा है, हाँ तो ये तो ठीक है, क्लोज टू माइनर तब तक करेंगे, बिल्कुल समझ में आ रही, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। क्या कह रहा है तीसरा, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हिज और एज्ड और इनफर्म पेरेंट और डॉटर हु इज अनमैरिड एक्सटेंड इन सो फार एज द पेरेंट और द अनमैरिड डॉटर as the case may be is unable to maintain himself or herself out of his or her own earning
और अदर प्रॉपर्टी। तो हम समझते हैं भाई कोई अनेबल खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगा तभी तो हम उसे मेंटेनेंस देंगे। ये तो हम हर जगह पढ़ते हैं भाई, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ हिमसेल्फ लिखा होता है, तभी तो दोगे। ठीक है, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पेरेंट्स को देने के लिए भी कॉन्सेप्ट कहां पर है, 20 में है। और इसमें क्या होती है, डॉटर भी बाउंड होती है। इसमें सिर्फ हिंदू वर्ड यूज किया है, मेल फीमेल का नहीं किया है। हम लिबरल इंटरप्रिटेशन करेंगे मेल फीमेल दोनों की। 20 18 में वाइफ को, 19 में डॉटर इन लॉ को, 20 में माँ बाप को, बच्चों को, सबको दे दिया। क्वेश्चन पूछ लिया एक बार कि डिपेंडेंट कहां डिफाइन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिपेंडेंट कहां डिफाइन है यही पूछता है आपसे। वैसे तो नॉर्मली क्या है ना, आपसे 17 तक ही पूछता जाता है। ये जो दूसरा पार्ट है ना मेंटेनेंस वाला, जैसे मान लो अगर इसने 4 क्वेश्चन इस एक्ट से पूछे, बहुत कम चांस है कि मैक्सिमम 1 क्वेश्चन पूछेगा आपको इस वाले पार्ट से, मैक्सिमम 1। और मैक्सिमम 1 में भी उसका ना 18, 19, 20 में खत्म हो जाता है। मैक्सिमम 1 क्वेश्चन जो पूछता है वो भी 18, 19, 20 में खत्म हो जाता है। मगर फिर भी कभी कभी उसका दिमाग थोड़ा सा, उसने पन्ने पलट दिए, उसने कोई चीज देख ली, तो कभी एक स्टेट में ये पूछा डिपेंडेंट कहां डिफाइन है। ठीक है, तो 21 में डिफाइन है, देख लेना। इसके बाद अमाउंट मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लेमेंट टू मेंटेन शुड बी हिंदू, ये एक 24 को भी थोड़ा देख लेना कि जो क्लेम कर रहा है ना मेंटेनेंस वो हिंदू होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए माँ बाप भी सपोज करो क्लेम कर रहे हैं अपने बच्चे से, तो ऐसा ना उन्होंने कन्वर्जन करा लिया हो, क्योंकि ये हिंदू मेंटेनेंस एक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ना हर चीज हिंदू से रिलेटेड है। यहाँ पर सब कुछ क्या है, हिंदू के लिए, हिंदू के द्वारा, है ना, वो वाली बात है। इसमें और कोई सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है इसका। इसको आप रिवाइज करो और ऐसे ही करो जैसे मैं बोलता हूँ ना। जैसे आपको मान लो कि ऐसे करना है कि भाई 7, 8 में ये है, 9 में ये है, 10 में ये है, 11 में अगर कंडीशन देती है, चलिए दत्ता उमान जरूरी नहीं है, चलो ठीक है वो भी हमने पढ़ लिया। 12 में फैक्ट है, सब कुछ करेगा, क्या नहीं करेगा, शादी नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी लेके गया है तो लेके जाएगा और वहां पे किसी को मिल गया तो छेड़ेगा नहीं। 13 में है कि हाँ भाई उसे वो चाहे तो बेच सकता है। 14 में क्या, अडॉप्टेड मदर कौन होगी, सीनियर मोस्ट वाली को, है ना। 15 में वंस ऑलवेज अडॉप्शन, तो ऐसे ले दे नहीं सकते। 17 में लेंगे 6 महीने से रह जाएगी। 18 में वाइफ को बेटे देना, 19 में डॉटर इन को देना, 20 में किसी देना, पेरेंट्स को देना, 21 में डिपेंडेंट डिफाइन है। बिल्कुल इतना तेज और 1 आध मिनट 2-2 मिनट के पूरे एक्ट है रिवाइज करने के प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। पूरा एक्ट आपकी आंखों के आगे से निकल जाता है, समझो आप। तरीका यही रखो। आपको शुरू में शायद लगता होगा कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है, मगर 1-2 बार आपने काम कर लिया तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे ना सेक्शन, आप भूलोगे नहीं, पूरे एक्ट निकाल दोगे। ठीक है, तो आपका इस तरीके से होता है हिंदू लॉ खत्म। और इसके बाद शुरू होगा आपका मुस्लिम लॉ। कल से शाम को आते हैं, करते हैं TPA 9:45 पे। ठीक है, चलो मिलते हैं।